students, good morning. Hope you all are fine. So, लास्ट लेक्चर में हमने वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 10 ट्रायल बैलेंस कंप्लीट किया था और बोला था कि इसमें कुछ डाउट्स या डिफिकल्टी है तो बोलना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर्स एंड फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेट्समैन। तो इसका कुछ बेसिक देखेंगे आज, नॉर्मली बेसिक ही आज देखना है। बेसिक क्लियर हो जाता है तो आप ये चैप्टर इजीली कर सकते हो और इजीली याद रह जाएगा। थोड़ी सी ट्रिक है वो इस्तेमाल करोगे आराम से ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं हमारी बिजनेस की। तो बिजनेस का जो ओनर होता है वो ओनर कैश एंड बैंक के ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करने के लिए एक अलग से बुक रखता था, उसको हम बोलते थे कैश बुक, और आगे हमने देख लिया था। यस या नो? यस सर। सो कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन लिखने के लिए ओनर, बिजनेस के ट्रांजैक्शन लिखने के लिए ओनर अलग से एक बुक रखता था, इट्स कॉल्ड अ कैश बुक। कैश बुक में हम कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन लिखते थे और लास्ट में मंथ के एंड में उसका क्या फाइंड करते थे? बैलेंस। तो बैलेंस से हमको पता चलता था हमारे पास कैश बैलेंस कितना है और हमारी बैंक में बैलेंस कितना है, राइट। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे हमारा यानी कि ओनर का और बैंक का ट्रांजैक्शन बढ़ता गया, राइट। तो जैसे हम बैंक के ट्रांजैक्शन लिखते हैं कैश बुक में, वैसे बैंक भी हमारे साथ जो ट्रांजैक्शन करती हैं ओनर के साथ वो भी बैंक अपनी बुक में लिखती हैं। इट्स कॉल्ड अ पासबुक। क्या बोलते हैं उसको? पासबुक। और जैसे हम बैलेंस फाइंड करते हैं, बैंक क्या करती है? पासबुक में भी बैलेंस फाइंड करती है, यानी कि दोनों जगह बैलेंस फाइंड किया जाता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होता है क्या समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसके हिसाब से आप समझ पाओगे, देख लेना अच्छी तरीके से क्या होता है। ऑपोजिट एंट्री होती है कैसे? फॉर एग्जांपल एक पर्सन है एक्स और दूसरा पर्सन है वाई। एक्स ने वाई को 10,000 का गुड्स सेल किया है और वो भी कैश में इसने सेल किया है। सो ऑफिशियली वाई ने क्या किया होगा? परचेस। यानी कि एक के लिए सेल्स बोला जाता है तो दूसरे के लिए परचेस हुआ। ऑपोजिट, इसके लिए सेल्स तो दूसरे के लिए परचेस। यानी कि दोनों पर्सन की हम बात करते हैं। यहाँ पे हम हमारा ओनर और बैंक दोनों की बात करते हैं। तो ओनर के लिए जो होगा वो बैंक के लिए उसके रिवर्स होगा। यानी कैसा कि ओनर ने कैश डिपॉजिट किया बैंक में तो उसके पास से कैश गोज आउट, और बैंक में उतना कैश ओनर ने डिपॉजिट किया, यानी कि बैंक में कैश कम्स इन, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश आया यानी कि कैश कम्स इन, बैंक ऐसा लिखेगा। हुआ ऑपोजिट, यहाँ से गोज आउट तो यहाँ पे कम्स इन। सेम टू सेम इसकी जनरल एंट्री होती है। तो देखो कैसे करते थे ये। एक्स ने सेल किया है 10,000 का गुड कैश में, सो कैश लिखेगा कैश कम्स इन एंड गुड्स गोज आउट, ये ऐसा लिखेगा। सामने वाई क्या लिखेगा? तो कैश गोज आउट एंड गुड्स कम्स इन। वाई ऐसा लिखेगा क्योंकि उसने परचेस किया। अब देखो एक के लिए कैश कम्स इन है तो दूसरे के लिए उसका ऑपोजिट कैश गोज आउट है। ओके, यहाँ पे गुड्स गोज आउट है तो सामने गुड्स कम्स इन है। अब देखो कैश कम्स इन तो हम क्या करते थे? डेबिट। गुड्स गोज आउट यानी कि ये क्या करेगा? क्रेडिट। सेम टू सेम कैश गोज आउट यानी कि ये क्या करेगा? क्रेडिट। और गुड कम्स इन यानी कि डेबिट। अब देखो मैंने पूरा रिवर्स बोला था, तो जो इसने हम देखते तो एक्स कैश को डेबिट करता है तो वाई कैश को क्या करेगा? क्रेडिट। एक्स गुड्स को क्रेडिट करता है
तो वाई गुड्स को क्या करेगा, डेबिट, यानी कि टोटली क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो एक ये चीज़ आप याद रख लो कि हम जो एंट्री करते हैं उसकी ऑपोजिट एंट्री बैंक करती है, यानी कि हमने कुछ कैश बुक में डेबिट किया तो बैंक ने वो क्या करेगा, क्रेडिट करेंगी, या फिर हमने कुछ कैश बुक में क्रेडिट किया है तो बैंक अपनी पासबुक में वही क्या करेगी, डेबिट करेगी। फिर से एक बार और बोल रहा हूँ कि हम जो भी करते हैं उसका ऑपोजिट बैंक करती है, या तो फिर ऐसा भी बोला जाता है बैंक जो करते हैं उसका ऑपोजिट हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कैश बुक में कोई एंट्री डेबिट की है, कोई अमाउंट डेबिट की है, तो बैंक वो क्या करेगी, क्रेडिट करेगी पासबुक में। और अगर हमने कैश बुक में कोई अमाउंट क्रेडिट की है तो बैंक वो पासबुक में डेबिट करेगी, यानी कि ऑपोजिट करेगी। तो एक चीज़ ये याद रख लो कि हम जो भी एंट्री करते हैं उसकी ऑपोजिट एंट्री बैंक करता है। तो ये बात चल रही थी कैश बुक की एंड पासबुक की। कैश बुक हम बनाते हैं क्यों, क्योंकि मंथ के एंड में या फिर ईयर के एंड में या तो कभी भी हमको बैंक में हमारा कितना बैलेंस है, कैश कितना बैलेंस है वो जानना है। तो जानने के लिए बैंक क्यों बनाती है पासबुक, क्योंकि बैंक को भी पता होना चाहिए ना किस पर्सन का अकाउंट्स है, उसके अकाउंट्स में कितने पैसे क्रेडिट है या डेबिट है, ये सब कुछ जानने के लिए बैंक पासबुक बनाती है। दोनों बैलेंस तो फाइंड करते ही हैं। चलिए अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, सर ये नया वर्ड है तो ये कैसे आया, तो सुनिए, हमने पासबुक बनाया, हमने कैश बुक बनाया, उसका बैलेंस फाइंड किया और बैंक हमारी पासबुक लिख के हमको देगी, यानी कि हमको स्टेटमेंट देगी, उसमें भी बैलेंस लिखा होगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ रीज़न से ये दोनों का बैलेंस मैच नहीं होता है। क्या नहीं होता है, मैच नहीं होता है, यानी कि डिफरेंस आता है दोनों के बैलेंस में। तो ये डिफरेंस किस वजह से आया, क्या रीज़न है, वो रीज़न फाइंड करके उसको क्या करने का, रेक्टिफिकेशन करने के लिए, रीज़न फाइंड करके उसको सॉल्व करने के लिए या फिर रेक्टिफिकेशन करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, इट्स कॉल्ड अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और इसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे BRS। क्या बोलेंगे, BRS। फिर से एक बार देख लो भाई क्या होता है। तो फिक्स टाइम के बाद, अब इसकी हम डेफिनेशन देख रहे हैं BRS की। फिक्स टाइम के बाद क्या करता है, ओनर का कैश बुक का बैलेंस, फिक्स टाइम के बाद ओनर के कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस दोनों मैच नहीं होते हैं। तो कौन से रीज़न है, ऐसे कौन से रीज़न है कि ये बैलेंस मैच नहीं हो रहे हैं, ऐसा रीज़न फाइंड करके उसको सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेटमेंट बनाया जाता है, इट्स कॉल्ड अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। So in normal circumstance, balance as per cash book and passbook should be the same. If at the end of the particular time, interval balance of bank account as per cash book is compared with a balance as per passbook, but if the difference arise after finding out the reason thereof a statement prepared, it's called a बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यानी कि फिक्स टाइम के बाद हम क्या करते हैं, कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस को मैच करते हैं, और अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो डिफरेंस किस रीज़न से आया है, वो रीज़न फाइंड करके उसको सॉल्व करते हैं, शॉर्ट आउट करते हैं। तो उसके लिए जो भी स्टेटमेंट बनाया जाता है, इट्स कॉल्ड अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो ये डेफिनेशन थी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए कि भाई कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो सामने क्या होगा, डेबिट होगा, ये बातें। फिर हम आगे बढ़ेंगे एक नए टॉपिक में। तो चलिए अब देखते हैं आगे का टॉपिक। अब हम बैलेंस लिखेंगे, किसका कौन सा बैलेंस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश बुक की।
उसके बाद हम बात करेंगे पासबुक की। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से अगर बैंक बैलेंस हो तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है? डेबिट बैलेंस। और वैसे भी हमको जब भी हम कैश बुक लिखते थे उसमें बैंक बैलेंस देते थे तो हम कौन सी साइड लिखते थे? डेबिट साइड लिखते थे। ओके, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट होता था तो बैंक ओडी एज पर कैश बुक, तो हम कौन सी साइड लिखते थे? क्रेडिट साइड। ओके, तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। बैलेंस लिख दो पीछे, अच्छा रहेगा। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक उसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका ऑपोजिट हम जो भी करेंगे उसका ऑपोजिट बैंक करेंगी, यानी कि देखो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक तो उसमें होगा क्रेडिट बैलेंस। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस। क्या बोलेंगे उसको? डेबिट बैलेंस। ओके, अब कोई भी एक याद रख लो, पूरा का पूरा याद रह जाएगा। जैसे कि हमने ये याद रखा है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, इसमें से कोई भी वर्ड चेंज होगा पूरा चेंज हो जाएगा। देखो, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक तो डेबिट बैलेंस, बट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, कैश बुक की जगह पासबुक होगा तो डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाएगा। देख लो, फिर बैंक बैलेंस की जगह हम ओवरड्राफ्ट करते हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक तो हो जाएगा डेबिट की जगह क्रेडिट। देखो नीचे लिखा ही है, बट दोनों वर्ड चेंज हो जाता है, यानी कि बैंक बैलेंस की जगह बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक की जगह पासबुक आएगा तो सेम रहेगा। ये रहा, यानी कि कोई भी एक वर्ड हम चेंज करते हैं तो बैलेंस चेंज हो जाता है, दोनों वर्ड अगर चेंज करते हैं तो बैलेंस सेम रहता है। ओके, ये नॉर्मल चीज़ें थी, ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं ऐसे कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंस होता है, यानी कि डिफरेंस आता है, दोनों का बैलेंस मैच क्यों नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं रीज़न फॉर डिफरेंस ऑफ बैंक बैलेंस बिटवीन अ कैश बैलेंस एंड कैश बुक एंड पासबुक। सिर्फ मैं यहाँ पे रीज़न बोलूँगा, उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक में हमने चेक डिपॉजिट किया है बट अभी तक बैंक ने वो पैसा क्रेडिट नहीं किया है। हाँ, नहीं किया है तो फिर होगा ही ना डिफरेंस। चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, चेक हमने इश्यू किया है, लिखा है, कोई भी चेक हम इश्यू करते हैं तो बैंक उसका पेमेंट करती है, बैंक ने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है। चलिए अब 1-2 चीज़ें फाइनली करते हैं पासबुक में। ओके, सबसे पहले बात करते हैं डिपॉजिट। कोई भी चेक हम डिपॉजिट करते हैं तो उतना पैसा बैंक हमारे अकाउंट में क्या करेंगी? डालेगी, यानी कि क्रेडिट करेंगी। और कोई भी चेक हम इश्यू करते हैं तो उतना पैसा हमारे अकाउंट में से बैंक सामने वाले पर्सन को देगी, यानी कि उतना पैसा हमारे अकाउंट में क्या करेंगी? डेबिट करेंगी। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी चेक हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो बैंक उसको ऑलवेज क्रेडिट करेंगी, कोई भी चेक हम इश्यू करते हैं तो बैंक उसको ऑलवेज क्या करेगी? डेबिट। और इसका ऑपोजिट हम करेंगे, कोई भी चेक हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हम क्या करेंगे? कैश बुक में उसको डेबिट करेंगे। हाँ, इसका ऑपोजिट होगा ना, बैंक ने क्रेडिट किया तो हम क्या करेंगे? डेबिट। और कोई भी चेक हम इश्यू करते हैं तो बैंक डेबिट करती है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। क्यों? देखो, हमने कोई पैसे बैंक में डिपॉजिट किए तो हम ऐसा बोलेंगे कि बैंक इज अ रिसीवर, रिसीवर इसीलिए डेबिट किया बैंक को। चेक इश्यू करते हैं तो पेमेंट बैंक करेंगे, यानी कि बैंक इज अ गिवर, गिवर होता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, उसी वजह से। चलिए उसके बाद देखते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक। कोई कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो बैंक ने तो एंट्री कर दी है बट हमने कैश बुक में की नहीं है, तो डिफरेंस आ सकता है। चलिए उसके बाद इंटरेस्ट, कमीशन, चार्ज एक्सेट्रा रिकॉर्ड बाय बैंक इन ट्रेडर्स अकाउंट। तो इंटरेस्ट,
चार्ज, कमीशन, ऐसा कुछ बैंक ने पासबुक में रिकॉर्ड किया है, बट हमको तो पता ही नहीं है, हमको पता नहीं है तो हमने कैश बुक में लिखा नहीं होगा, कैश बुक में नहीं लिखा है तो डिफरेंस आएगा ही। अमाउंट रिकवर ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर्स एंड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। तो कुछ अमाउंट हमने बैंक को बोली थी कि कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डाल दे, बैंक ने वो अमाउंट कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डाल दी है, बट ट्रेडर्स को पता ही नहीं है, यानी कि उसने कैश बुक पे लिखा ही नहीं है, तो डिफरेंस आएगा ही। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कि ये चेक हमने कैश बुक में लिखा है, बट लेफ्ट अनडिपोजिट इन बैंक, यानी कि बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया है, कैश बुक में एंट्री हो गई है बट बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो बैंक उसको पासबुक में डालेगी नहीं, तो पासबुक में एंट्री होगी नहीं, तो डिफरेंस आएगा ही। चेक इश्यू एंड प्रेजेंट फॉर पेमेंट इन द बैंक, हमने कोई चेक इशू किया था, बैंक ने उसका पेमेंट भी कर दिया, बट लेफ्ट अनरिकॉर्ड इन कैश बुक, बट कैश बुक में लिखना बाकी रह गया। देखो पासबुक में तो बैंक ने लिख दिया, बट कैश बुक में लिखना बाकी रह गया, तो ऑफिशियली डिफरेंस तो आएगा ही। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट गिवन टू ट्रेडर्स, हमने चेक कैश बुक में तो लिख दिया है, बट कोई चेक इश्यू किया था वो हमने कैश बुक में लिख दिया है, बट अभी तक ट्रेडर्स को दिया ही नहीं है, ट्रेडर्स को हमने चेक दिया ही नहीं है, यानी कि ट्रेडर्स वो चेक लेके बैंक में गया ही नहीं है, बैंक में गया ही नहीं है, तो बैंक में चेक आएगा ही नहीं, बैंक में चेक नहीं आता है तो बैंक उसकी एंट्री नहीं करेगी, तो डिफरेंस आएगा। ओके, पेमेंट मेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक, ऐसा चेक है जिसका पेमेंट बैंक ने कर दिया है बट अभी तक उसको कैश बुक में लिखा नहीं है, तो बैंक में एंट्री हुई है बट कैश बुक में नहीं हुई है, तो डिफरेंस आएगा। चलिए लास्ट वन इज दैट डिसऑनर ऑफ बिल एक्सचेंज डिस्काउंट विथ बैंक अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने पहले बैंक में बिल्स डिस्काउंट करवाया था, वो बिल डिसऑनर हुआ, यानी कि सामने वाले ने पैसा दिया ही नहीं है, तो बैंक वो हमारे अकाउंट में से उतना पैसा ले लेंगी, तो बैंक ने ये पैसा ले लिया है, हमको इन्फॉर्म ही नहीं है, यानी कि हमने कैश बुक में लिखा नहीं होगा, तो उसी वजह से डिफरेंस आ सकता है। तो मैंने ये बताई डिफरेंस किस वजह से आता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये डिफरेंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे या क्या करेंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।